नमस्कार दोस्तों, जैनित की ऑनलाइन क्लासेज में मैं जितेंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपन पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स और क्वांटम नंबर्स के अंदर अपन ने बात करी थी कि अपन ने चारों क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए थे और चारों क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद अपने पेजेस खत्म हो गए थे, तो उसके क्वेश्चंस वगैरह बाकी रह गए थे, तो उसके बारे में अपन को बात करनी है, ठीक है ना। तो क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन से पहले अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि अपन को मैग्नेटिक मूवमेंट की अपन बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, जैसे अपन ने उपकोष और कक्ष में इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, वैसे वैसे अपन एक कम्युलेटिव बता देता हूँ मैं। एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कक्षीय। इसका फॉर्मूला आता है mvr = NH/2π। यह बोर्ड साहब ने दिया था, है ना। दूसरा अपने पास एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यह होता है कक्षीय, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है √L+1 H/2π, ठीक है। या फिर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि H/2π को H क्रॉस या H बार भी लिखते हैं। तीसरा अपने पास होता है चक्रण एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। इसके लिए अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि इसको स्पिन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √S+1 H/2π या √S+1 H क्रॉस, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पता है L की वैल्यू अगर 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D और 3 है तो F, ठीक है ना। S क्या है यहाँ पर? S यहाँ पर है परिणामी चक्रण संख्या, बोले तो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, जिसका फॉर्मूला होता है n/2। n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। आगे और आएगा इसके अंदर। तो देखो अपन क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन ये आ जाए कि साहब 3p के लिए कक्षीय एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और कक्षीय एंगुलर मोमेंटम जो है क्या होगा, ठीक है। कोणीय संवेग बोलते हैं ना, कक्षीय कोणीय संवेग। तो देखो कक्षीय कोणीय संवेग जो होगा वो होगा साहब 3p के लिए mvr = NH/2π होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3H/2π, ठीक है। और अगर आपके पास कक्षीय पूछा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा √L+1 H क्रॉस, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, P के लिए L की मान कितना है 1 + 1 H क्रॉस बराबर √2H क्रॉस या फिर √2H/2π ये होगा, ठीक है ना। तो अपन कहते हैं S के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है, बोले तो कक्षीय कोणीय संवेग S के लिए कितना होगा 0 0 + 1 H क्रॉस बराबर 0। P के लिए क्या होगा 1 1 + 1 H क्रॉस बराबर √2H क्रॉस। D के लिए क्या होगा 2 2 + 1, ठीक है। D के लिए L का मान कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा √6H क्रॉस। और F के अंदर ये क्या हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4 × 12 √H क्रॉस, ठीक है ना।
ये अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये वैल्यू होगा। अब देखो कई बार एग्जामिनर से भी गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है कि वो कैसा क्वेश्चन देता है, वो ये कहता है कि साहब 3D के लिए कक्ष ऐसे लिख देता है, कक्षीय कोणीय संवेग क्या है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, ऑर्बिट, ठीक है ना, और ऑप्शन दे देता है 0, ऑप्शन बी √2h क्रॉस, ऑप्शन सी 0 1 2 3 2 6 √6h क्रॉस, और डी ऑप्शन 12h क्रॉस, है ना, इस तरह से दे दिया। तो देखो आपको ये चलता है कि इंग्लिश में लिखा है ऑर्बिट, और ऑर्बिट के अकॉर्डिंग mvr = nh/2π है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये है कि एग्जामिनर ऑर्बिटल पूछना चाह रहा है, बट उसे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में अंतर नहीं पता, ठीक है ना। तो आंसर जो है ना आपको ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3D के लिए है तो D के लिए कितना होगा, 2 + 1 h क्रॉस बराबर √6h क्रॉस। ये आंसर जो है वो जाएगा। समझ रहे हो बात को। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार मैंने इस क्वेश्चंस के अंदर मिस प्रिंटिंग देखी है, ठीक है ना। तो मिस प्रिंटिंग देखी है ना, तो यहाँ पर एग्जामिनर भी एज इट इज कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं से टचेगा, ठीक है ना। चाहे भले किसी बुक में हो या आकाश मॉड्यूल में हो या एलन के मॉड्यूल में से हो या पुराने पेपर्स में से हो, तो एज इट इज टचेगा, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो बाद में डिलीट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई बता दे और एग्जामिनर को पता चल जाए तो भाई डिलीट मार दे, कई बार नहीं भी मारे, ठीक है ना। तो आपको जो है ना वहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अगर वो ये कहते हैं कि 3D के लिए कक्षीय कोणीय संवेग क्या है, और वो ऐसे दे दे 0, B दे दे h/2π, C दे दे h/π, D दे दे 3h/2π, तो जाहिर सी बात है mvr = nh/2π से हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे दे दे, ठीक है ना, जिसमें उसके खुद के फंडे क्लियर नहीं हो, और एक ऐसा दे दे कि 3D के लिए कक्षीय कोणीय संवेग क्या है। तो एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लेना, है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, कोणीय संवेग, और वो दे दे ऐसे, एक तो 3h/2π भी दे दे, B h/π दे दे, C आपको दे दे √6/h क्रॉस, और D दे दे √12h क्रॉस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब एग्जामिनर के दिमाग में बिल्कुल फंडा क्लियर है, और वो ये सोचता है कि अब छोरे से गलती करवानी है, ठीक है ना। तब वो 2 ऑप्शन तो उसके दे देगा और 2 ऑप्शन उसके दे देगा, तो यहाँ पर √6h क्रॉस जो है वो आंसर जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में अपन आगे बात करेंगे, या चलो यहीं पे कर लेते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अपन ने लिखा है SS+1 h/2π और √SS+1 h क्रॉस, है ना। ये जहाँ पर S जो है वो क्या है, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। बोले तो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, n/2, जहाँ पर ये क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे वो एग्जामिनर जो है ना, इसके लिए बात कर ले, वो एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसे देते हैं इस तरह से, वो ये कहते हैं कि ये वाला है, ठीक है ना। इसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, सॉरी चक्रण कोणीय संवेग क्या है,
कोणीय संवेग क्या। तो आप क्या कहोगे कि साहब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो n कितने है 2, तो s कितना होगा n/2 बराबर 2/2 बराबर 1, ठीक है ना। तो ये क्या होगा s प्लस 1 h क्रॉस होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 h क्रॉस बराबर √2 h क्रॉस। अगर वो ये कहते हैं कि साहब ये इस तरह से है, इसके लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि n की वैल्यू कितनी है 3, तो s क्या होगा 3/2, तो यहाँ पर ये क्या होगा 3/2 प्लस 1 और ये h क्रॉस। तो देखो ये 3/2 और ये 1.5 और ये 1 कितना हो गया 2.5, 5/2 h क्रॉस बराबर ये कितना हो गया √15/4 h क्रॉस। इसको एग्जामिनर 2 को बाहर ले आएगा तो 1/2 √15 h क्रॉस, ये आंसर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं वहाँ ऑप्शन देख के डर जाओ कि यार पता नहीं है क्या पूछ लिया, h की जगह पे h/2 भी वो लिख सकता है, ठीक है। अब अपन वापस आते हैं अपने उसी क्वेश्चंस के ऊपर जो अपने पेंडिंग रह गए थे। तो अपन यहाँ पर की पॉइंट्स की बात कर रहे थे। की पॉइंट्स के अंदर अपन ने कहा था कि n की वैल्यू जो है वो 1 से लगाकर अनंत तक हो सकती है बट 0 नहीं होगी, है ना। L की वैल्यू के लिए अपन ने कहा था 0 से लगाकर n-1 तक हो सकती है बट n के समान सेम एंड ज़्यादा नहीं हो सकती। तीसरा अपन ने कहा था m का मान -L से लगाकर 0 से लगाकर +L तक होता है। डेट मीन्स -L से छोटा एंड +L से बड़ा नहीं होगा। और s की वैल्यू के लिए अपन ने कहा था ओनली 2 होती है, या तो क्लॉकवाइज है तो +हाफ और एंटी क्लॉकवाइज है तो -हाफ, ठीक है ना। ये अपन जो है वो इसकी बात करें, ठीक है ना। अब अपन को ये क्या पता करना है क्वेश्चन के अंदर, कौन सा सेट क्वांटम नंबर का कौन सा सेट सही है या गलत है, इससे पता चलेगा, है ना। और सही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, मतलब चारों क्वांटम संख्या से आपको ये पता है, क्योंकि अपने क्वांटम नंबर की डेफिनेशन ही यही बताई थी कि कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये अपन को पता चल जाता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन। तो देखो ये n की वैल्यू, ये l की वैल्यू, ये m की वैल्यू और ये s की वैल्यू, ठीक है। ये 3, ये 2, ये 0, ये +हाफ, 3 1 2 +हाफ, 3 3 0 +हाफ, 3 2 1 1, 3 4 -1 +हाफ, 3 1 0 +हाफ, 3 0 -1 +हाफ, 3 0 0 +हाफ ले लो, -हाफ ले लो। और अपन कहते हैं कि 2 1 +1 और -हाफ, ठीक है। 3 2 1 +3/2, ठीक है। ये इतने सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जामिनर हाइपोथेटिकल है। तो देखो n की वैल्यू 3 हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। l की 3 है तो क्या है 2 हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 0 से लगाकर n-1 तक हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये 2 है तो क्या ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। -2 से लगाकर +2 के बीच में, ठीक है ना, -2 -1 0 +1 +2 हो सकता है, और ये +हाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ये क्वांटम नंबर का सेट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जब बिल्कुल सही है तो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो कैसा आप तीसरे में। l बराबर 2 है तो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, d में। अगर m बराबर 0 है तो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, याद बताओ, प्योर
जेड कंपोनेंट के लिए 0 होता है, तो डी जेड स्क्वायर के अंदर एस बराबर प्लस हाफ है। तो कई बार तो एग्जामिनर 3D जेड स्क्वायर भी लिख सकता है, हो सकता है 3D जेड स्क्वायर 1 के ऊपर भी लिख सकता है भाई। 3D जेड स्क्वायर के अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है ना, लेकिन मोस्टली आपको यही मिलेगा, इतना प्रिसाइज जाता नहीं है। ये 3 है, हो सकता है, ये 1 है, ये हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 2 तक कि अगर ये 1 है तो क्या ये 2 हो सकता है? तो नहीं साहब, ये जो है ना यहाँ पर ये रॉन्ग है, क्योंकि ये -1 से लगाकर 0 से लगाकर +1 तक, तो ये गलत हो गया। क्या ये 3 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या ये 3 है तो ये 3 हो सकता है? नहीं, ये 3 है तो यहाँ पर ये 2 ही हो सकता है, इसलिए ये क्या है? गलत है। ये 3 हो सकता है, सही बात है। अगर ये 3 है तो ये 2 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये 2 है तो ये +1 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये 1 हो सकता है? गलत है, क्योंकि ये ओनली क्या हो सकता है? +हाफ और -हाफ। ये 3 है तो क्या ये 4 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो इससे क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो गया। क्या ये 3 हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। अगर ये 3 है तो ये 1 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, 0 से लगाकर 2 तक हो सकता है। ये 1 है तो ये 0 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और ये हाफ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये वाला जो है वो बिल्कुल सही। अगर सही है तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो क्या साहब 3 में एग्जिस्ट करेगा। फिर कहाँ करेगा? 1 है तो P में एग्जिस्ट करेगा। फिर कहाँ करेगा? कि साहब यहाँ पर है जो है ना, ये का 0 है तो इसका मतलब किस में एग्जिस्ट करेगा? जेड में। +1 है तो यह भाई या तो 3P जेड लिखा रहेगा, 3P जेड 1 लिखा रहेगा। ये 3 हो सकता है, बिल्कुल सही। ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये 0 है तो क्या -1 हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है? गलत है। ये 3 हो सकता है, बिल्कुल सही। ये 0 हो सकता है, बिल्कुल सही बात, हो सकता है। अगर ये 0 है तो क्या ये 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। 0 है तो सिर्फ 0 ही होगी वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि -0 से लगाकर +0 तक, तो और ये प्लस आप, बिल्कुल सही बात। कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? 3 पे। अगर L की वैल्यू 0 है तो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? S में, ठीक है ना। और चूंकि ये 0 है तो ये 3S का 3S ही रहेगा। ये 2 है तो 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये 1 है तो ये +1 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। और ये -1 बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल सही है। तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 2 फिर P +1 है, ठीक है ना, तो X में भी एग्जिस्ट कर सकता है और 2P Y में भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये दोनों क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है ना। ये 2 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये 3 हो सकता है, बिल्कुल सही। ये 2 हो सकता है, बिल्कुल सही बात। अगर ये 2 है तो ये 1 हो सकता है। क्या ये +3/2 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्वांटम नंबर के सेट का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ऐसा देगा, चारों कौन से क्वांटम नंबर का सेट सही है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको दर चेक करना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको चेक करना। खास तौर से एग्जामिनर जो है ना, एक तो ये वाला देता है ना, ये वाला, और एक जो है ना वो ये वाला 2P जेड वाला देता है, और एक ये वाला देता है। इसलिए देता है क्योंकि आपको ये जेड कंपोनेंट तक का है जो है ना एक्यूरेसी जो है वो आपको पता चल सके, ठीक है ना। ऑप्शन अच्छा बन जाते हैं। जैसे 3D जेड स्क्वायर दे दिया तो आपके जेड स्क्वायर तो एक ऑप्शन है ही है, उसके अलावा बाकी के ऑप्शन भी जो है वो बनाए जा सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से ये आपके ये हो गया, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है, कौन सा क्वांटम नंबर का सेट सही है, कौन सा गलत है। अगर सही है तो वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिला के। वो ये कहता है कि सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहले तो आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कैसा 11 है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अगर किसी भाई बंधु को अगर नहीं पता है तो शांति रखें, अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले में आएंगे तो आपको इसको बता देंगे, लेकिन फिर भी इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 3s1 वाला। तो इसका मतलब 3s1 है, तो इसका मतलब आपको चारों क्वांटम संख्या कैसे, n की वैल्यू कितनी होगी, कैसा आप आगे लिखी है वो 3, s की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू कितनी होगी, कि s है तो कितना होगा 0। अगर m की वैल्यू बात करूं तो अपन कहते हैं s के लिए भी कितनी होती है 0, और चूंकि अपन ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर मुंह वाला होता है तो s की वैल्यू कितनी है +, s की वैल्यू कितनी है +। तो एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। दूसरा वो एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है कि Fe के लिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ। Fe के लिए 19वां 24वां एंड 26वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स क्या है, ठीक है ना। तो देखो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना
एटॉमिक नंबर 26, तो कैसा होएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। फिर अपन यहाँ पर कहते हैं 3d6 4s2। अब यहाँ पर मैंने अच्छा क्यों कहा, देखो यहाँ तक तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अब आपके पास यहाँ पर n+l रूल की बात करोगे ना, तो इसके अंदर तो ये 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आता है, ठीक है ना, और 21 से लगाकर 26 तक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये आते हैं। आगे बात करेंगे n+l से कि कैसे क्या होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाता है, बता देता हूँ थोड़ा सा अभी इसी लेक्चर में। इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाता है जहाँ पर n+l की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर दोनों में समान हो जाती है तो उसमें जाता है जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। तो 19-20 यहाँ जाता है, फिर 21 से 26 ये जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ क्या भाई कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जाता है ना वो कैसे जाएगा, यहाँ पर तो ये 19वां तो ये रहा आपका, और ये कैसा रहा 20वां, ठीक है ना। फिर ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ठीक है। अपन को कौन सा पूछा 24वां, तो ये 24वां हो गया। फिर ये 25 और फिर ये 26, ठीक है ना। तो ये 26वां इलेक्ट्रॉन आपका ये रहेगा, है ना। अब देखो ये कितना होगा -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। और ये कितना होगा, ये 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि s की वैल्यू है। तो देखो इसके लिए n कितना होगा, इसके लिए n होगा। अब आप देखो ये वाला कौन सा है 3d6 है ना, ये 3d6 है, और ये कौन सा है 4s2 है। तो n की वैल्यू कितनी 4, l की वैल्यू कितनी 0, m की वैल्यू कितनी, साहब m की वैल्यू जो है 0, और s की वैल्यू ऊपर मुंह वाला है तो कौन सा हो गया +1, है ना। ये हो गया कौन सा इलेक्ट्रॉन 19वां इलेक्ट्रॉन। अब 24वें की बात करते हैं। तो 24वें की जब बात करते हैं तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो 3d6 है तो n की वैल्यू कितनी 3, l की वैल्यू कितनी, देखो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, m की वैल्यू कितनी, तो देखो +1, ठीक है ना। अब ये प्लस -1 दोनों हो सकता है क्योंकि अपन ने क्या कहा था इंटर कन्वर्टेबल है ना, इंटर कन्वर्टेबल है। लेकिन हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको +2 चेप दो और इसको +1 चेप दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो m की वैल्यू कितनी हो गई +-1 और s की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास +½ 26वें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। n की वैल्यू कितनी 3, l की वैल्यू कितनी 2, m की वैल्यू कितनी, तो साहब m की वैल्यू इसमें आ गया तो ये +-2 कुछ भी हो सकता है इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है ना। और अगर प्रिसाइजली अगर बात करें तो आपको यहाँ पर -2 ही चेपना है, ठीक है ना। अगर एग्जामिनर बिल्कुल ज़्यादा प्रिसाइज, और इधर अगर ज़्यादा प्रिसाइज करे तो आपका +1 ही करना है ना। और s की वैल्यू कितनी साहब -½ ठीक है ना, समझ में आ गई बात को। तो ये इस तरह से आपको ये देखना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जामिनर ये कह सकता है कि साहब सोडियम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है m बराबर 0 के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दूसरा वो कहते हैं कि l बराबर 0 एंड m बराबर 0 के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तीसरा वो ये कहते हैं कि l बराबर 1 और m बराबर 0 के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। चौथा वो ये कहते हैं कि साहब +½ स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पांचवा वो कहते हैं -½ स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं। छठा वो ये भी कह सकता है कि साहब l बराबर 1 m बराबर 0 एंड s बराबर +½ के इलेक्ट्रॉन कितने, ठीक है ना। ऐसे तरह बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बनाए जा सकते हैं ना, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो आंसर के लिए अपन यहाँ पर कहते हैं सोडियम का कितना है 11 है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। ये तो आ गया आपका 2s 1s, ये आपका आ गया 2s, फिर ये आपका आ गया यहाँ पर 2p और ये आ गया आपके पास 3s, है ना, ये आ गया। अब सवाल ये उठता है कि आपको आंसर पता होने के लिए m बराबर 0 का मतलब क्या है। तो देखो m बराबर 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि साहब m बराबर 0 का मतलब है कि एक तो s के सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे, प्लस pz के इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे, प्लस 3dz² के इलेक्ट्रॉन आएंगे। चूंकि 3dz² तो अपने पास है ही नहीं तो अपने मजे हो गए। अब s के कितने इलेक्ट्रॉन 2
दो 4 और एक 5, और 2pz के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2 2 4 2 6 और एक 7, तो आंसर कितना हो गया फर्स्ट का 7। समझ आ रही बात को भाई? s के सारे इलेक्ट्रॉन के m की वैल्यू 0, फिर इसकी 0 होगी, फिर pz की 0 होगी और फिर s की 0 होगी, टोटल आंसर कितना हो गया 7। अब देखो अगर ये पता हो तो कितना टाइम लगेगा, आधा मिनट और क्या। L बराबर 0 और M बराबर 0, तो L बराबर 0 एंड M बराबर 0 का मतलब हो गया ओनली S के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि L बराबर 0 तो किसका होता है, L बराबर 0 तो एक का ही S का ही होता है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 2 2 4 और एक 5, तो आंसर कितना आ गया आपका 5। तीसरे की अगर अपन बात करें, वो एग्जामिनर कह रहा है L बराबर 1 और M बराबर 0, तो L बराबर 1 एंड M बराबर 0 के इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया pz के इलेक्ट्रॉन, और pz के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो आंसर कितना हो गया 2। चौथा टुच्चा सा सवाल, प्लस हाफ स्पिन, ऊपर मुंह वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 और 6। पांचवा माइनस हाफ स्पिन के इलेक्ट्रॉन, नीचे मुंह वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, L बराबर 1 M बराबर 0 एंड S बराबर प्लस हाफ। इसका मतलब यह हुआ कि L बराबर 1 और M बराबर 0 का मतलब pz हो गया, और S बराबर प्लस हाफ, तो pz के ऊपर मुंह वाले इलेक्ट्रॉन हो गए कितने हो गए 1, कितने हो गए 1। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कहता है एग्जामिनर कि n बराबर 3 L बराबर 2 M बराबर 0 की वैल्यू के लिए कितने कक्षक संभव है। तो देखो n बराबर कितने कक्षक संभव है, मतलब ऑर्बिटल पूछ रहा है। तो देखो n बराबर 3 का मतलब 3 में आ गए, फिर L बराबर 2 का मतलब d में आ गए, और M बराबर 0 का मतलब dz स्क्वायर में आ गए। कितने कक्षक के लिए संभव है, ओनली 1 कक्षक के लिए। अगर आपको यही क्वेश्चन ये आ जाए कि n बराबर 3 L बराबर 2 और M बराबर 0 के लिए की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन के लिए संभव है, तो आप क्या कहोगे कि आप 3dz स्क्वायर है, 3dz स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए संभव। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि n बराबर 3 L बराबर 2 M बराबर 0 और S बराबर प्लस हाफ कितने इलेक्ट्रॉन के लिए संभव है, ये आ भी रखा भैया ये क्वेश्चन है ना, के लिए संभव है, ठीक है ना। 17-18 मिनट में आया था ये। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि आप कोश में आ गए, कोश से उपकोश में आ गए, उपकोश से कक्षक में आकर कक्षक में से आपने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होएगा, क्योंकि चारों क्वांटम संख्या पावली ये भी तो कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान सेम नहीं हो सकता। तो अगर चारों क्वांटम संख्या अगर दे रखी है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन के लिए संभव है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं और एग्जामिनर ये कहते हैं कि n बराबर 3 L बराबर 2 कितने कक्षक एंड इलेक्ट्रॉन के लिए संभव है, तो आप क्या कहोगे कि साहब ये क्या है 3D है, 3D है ना, 3D है तो 3D में कितने कक्षक हो सकते हैं कि 5, इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं कि साहब 10 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही भाई बात को, ठीक है ना। एग्जामिनर ऐसा भी कह सकता है n बराबर 3 कितने कक्षक एंड इलेक्ट्रॉन के लिए संभव है। मतलब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब आपको अपनी थ्योरी के साथ साथ आपको अपना दिमाग जो है ना वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। तो देखो n बराबर 3 है, इसका मतलब तीसरा कोश है,
तीसरा कोर्स में क्या क्या पाया जा सकता है, 3s पाया जा सकता है, 3p पाया जा सकता है और 3d पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो कितने कक्षक होंगे कि साहब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो कक्षक कितने होंगे, कक्षक होंगे भाई 9। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। और वैसे भी अपन ने ये कहा था कि कोश में कक्षक कितने होते हैं n² और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n²। हाँ या ना, समझ आ गई बात को। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो क्वांटम नंबर से जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, क्वांटम नंबर्स खत्म होता है और अपन एन ऑफ रूल्स वगैरह उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं ऑफ वो रूल्स। ऑफ वो जो है ना वो एक जर्मन वर्ड है, क्या है, जर्मन वर्ड, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है निर्माण करना। क्या कहता है ये, क्या स्टेटमेंट देता है, ये स्टेटमेंट देता है कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले उपकोष में जाएगा, उपकोष में जाएगा, उसके बाद ज़्यादा ऊर्जा वाले उपकोष में, उपकोष का मतलब सबशेल है ना, सबशेल के बारे में बताया था, जिसका आपने कई टीचर्स को देखा होगा, यहाँ पे बनाया होगा 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, 5s, फिर 6s, फिर 7s, फिर यहाँ पर बनाया होगा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, फिर 3d, 4d, 5d और फिर 6d, फिर 4f बनाया होगा, फिर 5f, जहाँ तक अपनी एग्जिस्ट अभी फ़िलहाल करती है ना, वहाँ तक। उसके अंदर फिर उन्होंने एक ऐसा डायग्राम बनाया होगा, यहाँ से फिर यहाँ से घूम के ऐसे, फिर यहाँ से घूम के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। मेरे को तो याद भी नहीं इसमें, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन मतलब, तो यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम जो होगा वो होगा, सबसे पहले किस में जाएगा 1s में, 1s से फिर 2s में, फिर 2s से 2p में, 2p से फिर 3s में, 3s से फिर किस में जाएगा 3p में, 3p से 4s में, 4s से किस में जाएगा 3d में। याद देखो यहाँ पर 3s 4d, 4d के बाद 4p, फिर अपन कहते हैं 5s, टेस्ट 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 टेस्ट, ये चलता रहेगा, ठीक है ना, ये चलता रहेगा। अब ये जब चलता रहेगा तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर 4p के बाद 5s, इसको याद करने का तरीका बता दूंगा, 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद अपन कह रहे हैं 5d के बाद 6p के बाद 7s के बाद 4f, ठीक है, 4f के बाद 6d, 7p, 5f, इस तरह से जो। तो देखो ये होता है शर्मा शर्मा प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा, शर्मा शर्मा प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा, दाता प्रकाश शर्मा, दाता प्रकाश शर्मा। समझ लो बात को, वापस देख लो यहाँ पे, शर्मा शर्मा प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा, दाता प्रकाश शर्मा, दाता प्रकाश शर्मा, ठीक है, दाता प्रकाश शर्मा, फर्जी दाता प्रकाश शर्मा, फर्जी दाता प्रकाश शर्मा, ऐसे चलता है, ठीक है ना। शर्मा शर्मा प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा, दाता प्रकाश शर्मा, दाता प्रकाश शर्मा, दाता फर्जी प्रकाश शर्मा, ऐसा है ना। तो इस तरह से जो है वो अपना चलता रहता है, ठीक है ना। इसका कोई औचित्य जो है वो नहीं हो सकता है कि इसमें मेरे लिखने में भी एक आध कोई गलती हो गई हो, ठीक है ना, लेकिन इसका कोई औचित्य जो है वो नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप इसको या तो ये बना के बनाओ या फिर आपको डायरेक्ट n+l रूल से जो है वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये सिर्फ एक टाइम पास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि इसके सब रूल्स, ऑफ के सब रूल्स आते हैं। सब रूल्स में पहला सब रूल है n+l, दूसरा अपन कहते हैं हुंड है,
और तीसरा जो है वो कौन सा है, पाउली है, ठीक है ना। कई बार एग्जामिनर जो है ना वो इसको n+l को ही वो ऑफ पो कह देता है, n+l को ही क्या कह देता है, ऑफ पो कह देता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं ऑफ पो कह दूं मैं, या फिर अपन ये कहते हैं n+l कह दूं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट ये बड़े इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको ऑप्शन में n+l नहीं लिखा हुआ मिले और ऑफ बो मिले तो इसका मतलब है कि n+l और ऑफ बो क्या है, सेम है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में जाएगा जिसका n+l का मान कम हो, n+l का मान क्या हो, लोअर हो, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट इसने कहा कि यदि दो उपकोष के लिए, देखो करेक्ट टर्म उपकोष है, ठीक है ना, कक्षक नहीं है, क्योंकि P उपकोष होता है, Px Py Pz क्या होता है, कक्षक होते हैं। यहाँ उपकोष की बात, यदि दो उपकोष का मतलब क्या हो गया, सबशेल। यदि दो उपकोष के n+l की वैल्यू सेम हो जाए, सेम हो, तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाएगा, उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो, ठीक है ना, n का मान क्या हो, कम हो। इसका मतलब लोअर n+l, ठीक है, का मतलब हो गया, मतलब क्या हो गया, लोअर एनर्जी। भाई जिसके ऑब्बो ने क्या कहा था कि उसमें जाएगा जिसके लिए ऊर्जा का मान कम हो। अब अपन को कैसे पता चलेगा ऊर्जा का मान यहाँ से पता चलेगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले चला गया उसका ऊर्जा का मान क्या है, कम है। और 1s के ऊर्जा जो है, 1s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाता है, इसका मतलब 1s की ऊर्जा सबसे कम। और याद करो मैंने वहाँ लिखाया था कि सारी की सारी ऊर्जा जो है वो कौन खा जाता है, नाभिक खा जाता है, ठीक है ना। इसलिए नाभिक के जो जितने पास होगा ऊर्जा उसकी उतनी ही कम होगी। तो लोअर n+l का मतलब लोअर एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ, मैं ये कह सकता हूँ, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम एंड ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का मतलब ऑर्डर ऑफ एनर्जी जस्ट उल्टे होंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम एंड ऊर्जा का क्रम क्या होगा, जस्ट उल्टे होंगे। और यहाँ इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है यार। कई बार तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम पूछ लेता है, कई बार जो है वो एनर्जी का क्रम पूछ लेता है। तो देखो कैसे आएगा, मैं ये कहता हूँ मेरे पास देखो कौन कौन से, एक तो 1s है, एक 2s है, एक अपन कह रहे हैं 2p है, फिर 3s है, 3p है, 3d है, 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, 5s है, 5p है, 5d है, 5f है, 6s है, 6p है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे गाड़ी चलती रहेगी। अब गाड़ी चल रही है तो भाई देख लेते हैं n की वैल्यू कितनी है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि आगे जो संख्या लिखी होती है वो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 और 6। L की वैल्यू मैंने आपको बता रखा है कि n की वैल्यू जो है वो अपन ये कहते हैं, S के लिए कितना है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो ये 0, ये 0, ये 1, ये 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 और 0 और 1, ठीक है ना। आगे चलती रहेगी। तो n+l की वैल्यू कितनी होगी, देखो दोनों का सम कर लो, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 7 8 6 और अपन कह रहे हैं 7, यही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो 6d भी ले लो, ये 6d तो ये 6 और ये 2 और ये कितना हो गया 8, है ना। 6d के बाद अपन कहते हैं 7, भाई 6f तो पाया नहीं जाता, फिर क्या हो जाएगा 7s और 7p, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम ये होगा कि साहब इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या हो, कम हो। और अगर सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n का मान क्या हो, कम। तो देखो सबसे पहले 1s आ जाएगा, 1s के बाद आपके पास 2s आ जाएगा,
2s के बाद देखो ये 3 सेम आ गया, तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसके लिए n का मान क्या हो, कम हो। तो n का मान किसके लिए कम है, इसके लिए। तो फिर क्या जाएगा, 2p आ जाएगा। 2p के बाद क्या जाएगा, 3s आ जाएगा। 3s के बाद देखो ये 4 है, ये 4 है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 3p में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 4s में जाएगा। फिर देखो यहाँ पर आपके पास ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 3d में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 4p में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 5s में जाएगा। सही है। और यही कारण था कि 1920वां इलेक्ट्रॉन Fe के लिए पहले 4s में गया था और 21 से 26 जो है वो यहाँ पर गया था। क्यों, क्योंकि 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 4, और 3d के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है ना। ये 5s हो गया। 5s के बाद देखो 6 वाले, ये 6, ये 6 और ये 6, ठीक है ना। पहले किस में, 4d में, ठीक है। 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s में, ठीक है। फिर 7 वाले आ जाओ, ये 7, ये 7 और ये 7 किस में जाएगा, 4f में। 4f के बाद किस में जाएगा, 4f के बाद गया साहब 7 वाला 5d में, 5d के बाद किस में गया, 6p में, 6p के बाद अब 8 वाला आ जाओ, ठीक है ना। तो 8 वाले के अंदर किस में जाएगा, 5f में, 5f के बाद किस में जाएगा, 6d में। समझ आ गई बात को। और ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा, ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। अब देखो कैसे याद करेंगे इसको। तो देखो मैंने ऐसे याद कर रखा है, शर्मा 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 प्रकाश शर्मा। मेरे स्टूडेंट, मैंने तो क्या याद रखा है, मैंने तो याद करता भी नहीं हूँ इस ऐसी चीज़ों को। वहाँ पे एक्चुअल में कैलकुलेट कर लो, फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ। सब 2-2 बार होएगा। शर्मा शर्मा प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा दाता प्रकाश शर्मा, दाता प्रकाश शर्मा, फर्जी दाता प्रकाश शर्मा और फर्जी दाता प्रकाश शर्मा। देखो शर्मा शर्मा प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा दाता प्रकाश शर्मा, दाता प्रकाश शर्मा, फर्जी दाता प्रकाश शर्मा, फर्जी दाता प्रकाश शर्मा, है ना। यहाँ पर एक 8s वाला वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है वो निकालना है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ना है आपको, तो आप क्या करोगे कि साहब इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी खत्म हो रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या साहब इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, ठीक है ना। जहाँ पर जो कम आए वहाँ पर रुक जाना, ठीक है। हालांकि अपन वापस से पढ़ेंगे तो इसमें 6, इसमें 2, ऐसे 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 गाड़ी चलती रहेगी और इसमें कितने हो जाएंगे, 14, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर जो है ना वो, ये तो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देता। एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन देगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। वो आपको ऑप्शन देगा और उसमें या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम पूछेगा या फिर ऊर्जा का क्रम पूछेगा। तो देखो कैसे पूछेगा वो ये क्या देगा, क्वेश्चन क्या देगा, निम्न सेट के ऊर्जा का क्रम बताइए, ऊर्जा का क्रम बताइए। अब देखो ऊर्जा के क्रम बताने के लिए हमेशा पहले अपने दिमाग में एक सेट रखना है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम आपको चेक करना है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम निकालना, उसका उल्टा कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, ऊर्जा का क्रम आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे देगा, ऑप्शन ए n बराबर 3 l बराबर 1, बी n बराबर 4 l बराबर 0, सी n बराबर 3 l बराबर 2, डी वो देगा n बराबर 5 l बराबर 0, ठीक है। पांचवा वो ये कह देगा कि साहब 3 2 5 4 n बराबर 4 और l बराबर 1। जैसे 5 का सेट ले लिया ना, वैसे एग्जामिनर 4 का सेट देगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या करना है, आपको एग्जाम में यह करना है कि साहब ये n प्लस l का मान कितना है। तो आप क्या कहोगे कि 4 4 4 5 5 और ये 5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम पहले किस में जाएगा, 4 4 में, 4 में भी किस में जाएगा, ए में, ए के बाद किस में जाएगा, बी में, क्योंकि ए का n का मान कम है, बी का मान ज़्यादा है, ठीक है ना।
फिर ये 5 5 5 आ गए, किस में जाएगा, सी में, फिर किस में जाएगा, ई में, ठीक है ना, और ई के बाद लास्ट में किस में जाएगा, डी में, ये आ गया, ठीक है ना। तो ऊर्जा का क्रम क्या होगा, या तो वो लिखा रहेगा ए बी सी और ये ई और ये डी, ठीक है ना। ये कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम, बोले तो इंक्रीजिंग, या फिर वो एग्जामिनर क्या देगा। अब आपको ये पता चल ही गया कि डी में इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाता है तो डी की ऊर्जा ज्यादा होगी, तो ये डी, फिर ये ई, सी, ये बी और फिर ये कैसा क्रम है, घटता क्रम। कैसा क्रम है, घटता क्रम। तो ऑप्शन में जैसे ही आप यहां पर देखो n+l की वैल्यू लिखोगे, आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, कि साहब ए में गया, इसका मतलब ए की ऊर्जा सबसे कम है। तो ऑप्शन देखो ऊर्जा के क्रम में, शायद हो सकता है तुम्हारी किस्मत बढ़िया हो तो ए की ऑप्शन मिले जिसमें ए की ऊर्जा कम हो, काम खत्म, मुश्किल से मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो n+l के रूल से जो है वो एग्जामिनर आपको पूछता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ ले, यहीं पे बना देता हूं। दूसरा वो क्वेश्चन ये पूछे कि n बराबर 6 हो तो ns, np, n-1d एंड n-2f। ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से है, अगर मेरा पेपर आए तो मैं ये क्वेश्चन जरूर दूं। n-2f के लिए ऊर्जा का क्रम क्या होगा, ऊर्जा का क्रम क्या होगा। जैसे मैं कोई पेपर सेटर नहीं हूं, ns, np, n-1d और n-2f, ठीक है ना। तो देखो अगर n बराबर 6 है तो इसका मतलब यहां पर ये क्या हो गया, 6s हो गया, ये क्या हो गया, 6p हो गया, ये क्या हो गया, 5d हो गया, और ये क्या हो गया, 4f हो गया, राइट। तो n+l की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, समझ में आ रहा है ना। 6 + 1, 5 + 2 और 4 + 3, कहाँ से लाया, द्विगुणित क्वांटम संख्या से, कहाँ से लाया, द्विगुणित क्वांटम संख्या से, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम पहले 6s में, फिर किस में, 4f में, 4f के बाद 5d में और 5d के बाद 6p में, आया ना, ठीक है ना। अब यहां पर आ गया तो ऊर्जा का क्रम क्या होगा, ऊर्जा का क्रम अपन कह रहे जस्ट उल्टा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा 6p का, फिर 5d का, फिर 4f का और फिर 6s का। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले ऊर्जा का क्रम np का सबसे ज्यादा, n-1d का, फिर n-2f का और फिर ns का। समझ आ गई भाई बात को। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको n+l रूल से सॉल्व करना है, आता है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन यहाँ पर ये कहते हैं, नेक्स्ट रूल जो है n+l के बाद हुंड की अधिकतम बहुकता नियम, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। बोले तो हुंड की अधिकतम बहुकता, कई जने इसको हिंदी में बहुलकता भी लिखते हैं। बहुलकता नाम की कोई, बहुलकता पॉलीमर से रिलेटेड है ना, बहुकता एप्रोप्रिएट अपने। देखो n+l रूल ने किसकी बात करी थी, आपके पास 3 सब रूल है, n+l और फिर दूसरा हुंड और तीसरा अपन कह रहे पाउली। तो देखो ये तीनों रूल जो है ना वो एक दूसरे को ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, तीनों रूल बड़े सटीक है, तीनों रूल अलग अलग हैं। 2 उपकोष की पंचायती करेगा कौन, n+l रूल, फिर एक उपकोष की पंचायती कौन करेगा, हुंड, और एक उपकोष में पाया जाने वाला एक कक्षक है उसकी पंचायती कौन करेगा, पाउली। वापस से सुन लो, 2 उपकोष की पंचायती n+l, एक पूरे उपकोष की पंचायती कौन करेगा, हुंड, और एक उपकोष में पाए जाने वाले एक कक्षक, याद मैं सिंपल बात कहूं, एक कक्षक की पंचायती कौन करेगा, पाउली, ठीक है ना। तो हुंड क्या कहेगा, हुंड ये कहता है कि साहब समान ऊर्जा के
एक उपकोष में, उपकोष का मतलब क्या हो गया, सबशेल है ना, एक उपकोष में पाए जाने वाले समान ऊर्जा के कक्षक, समान ऊर्जा के कक्षक बोले तो संभ्रंश कक्षक है ना, संभ्रंश बोले तो डीजनरेट, बताए थे ना, पी के अंदर 3 होता है, डी के अंदर 5 होता है। तो एक उपकोष में पाए जाने वाले समान ऊर्जा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस तरह भरेंगे कि नंबर 1 उनकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो, उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। या फिर मैं ये कहूं कि पहले प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण का, बोले तो सेम स्पिन, प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी, पेयरिंग बोले तो युग्मन होगा। मतलब वो ये कह रहा है कि साहब समान ऊर्जा के कक्षक में, इसको आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, डेफिनेशन क्या, एक स्टोरी टाइप को सुनाता हूँ। मान लो एक घर के अंदर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो है वो समान ऊर्जा, क्लास के अंदर अपन कहते हैं ट्विंस मान लो, ठीक है ना, 2 बच्चे हैं, दोनों ट्विंस है, या फिर अपन ये कहते हैं उनके बीच में 2 साल का गैप है, ठीक है ना, एक तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, एक चौथी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। अब मान लो उनका लंच के लिए मम्मी ने क्या किया कि दिवाली की सफाई करनी थी और मम्मी को टिफिन नहीं बना पाई, तो उन्होंने कहा कि स्कूल पास में है, ऐसा करना कि तुम जो इंटरवल हो उस इंटरवल में घर पे आ जाना, और घर पे आने के बाद तुम यहीं पे खाना खा लेना, ठीक है ना। अब मम्मी काम में इतनी बिजी थी कि इंटरवल के अंदर वो तक भी वो खाना बना नहीं पाई, लंच बना नहीं पाई, दोनों बच्चे आ गए। अब मम्मी ने फटाफट आटा गूंदा और रोटी बनानी स्टार्ट करी। तो पहले रोटी जो मिलती है, ठीक है ना, वो एक जने को मिली, ठीक है, और फिर क्या करेगी मम्मी के दूसरी रोटी जो है ना वो दूसरे वाले बच्चे को देगी। अगर दोनों को पहले वाले को चुपड़ी हुई मिली है तो दूसरे वाले को भी चुपड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। और अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर 3 बच्चे हैं तो पहले को एक रोटी मिली, फिर दूसरे को दूसरी रोटी मिलेगी, फिर तीसरे को तीसरी रोटी मिलेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि तीनों के तीनों रोटियां पहले वाले को दे दी, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो पहले एक एक रोटी सबको मिलेगी, उसके बाद जब चौथी रोटी बनेगी तब अपन ये करें पेयरिंग होगी। अब मजे की बात यह है कि अगर पहले वाले को चुपड़ी हुई रोटी मिले तो तीनों को चुपड़ी हुई रोटी मिलेगी, और अगर पहले वाले को लुक्की रोटी बोले तो बिना घी की रोटी मिली है तो तीनों को बिना घी की रोटी मिलेगी। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि अगर समान ऊर्जा के कक्षक है, समभ्रंश का कक्षक है, तो पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और वो भी किसका जाएगा, समान चक्रण का जाएगा, और उसके बाद पेयरिंग होगी, उसके बाद पेयरिंग होगी। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, हुंड ने कभी नहीं कहा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो विपरीत चक्रण का जाएगा। हुंड ने तो यह कहा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब सबको एक एक रोटी मिल जाएगी ना तब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण का होगा, इसकी पंचायती, इसकी बात जो है ना वो पाउली करता, हुंड नहीं करता। हुंड तो कहता है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, तो अपन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो, और अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा समान चक्रण का, उसके बाद युग्मन होगा, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि मल्टीप्लिसिटी बता दो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिसिटी या अपन ये कहते हैं बहुपता की मैं बात करूं तो यह फॉर्मूला होता है 2s+1, ठीक है ना। जहां पर s जो है ना वो क्या है, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है ना। इसकी बात अभी अपन ने करी थी, ठीक है ना। रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या है, n/2। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की
संख्या, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर, जैसे आपके पास आप P1 है या P3 मान लो, P3 है तो ऐसे ऐसे जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो S कितना हो गया n/2, इसका मतलब क्या हो गया 3/2। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2s + 1, तो 2 × 3/2 + 1 बराबर कितना हो गया 4, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं क्विंटेट, बोले तो चतुर्थक, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि साहब इसी तरह की कंडीशन हो तो s बराबर क्या होगा 1/2, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2 × 1/2 + 1 बराबर कितना हो गया 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया डबलेट कहलाएगा, द्वितीय। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि साहब ये इस तरह की कंडीशन आ जाए तो देखो ये तो क्या होगा, दोनों का एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ ओवरऑल 0 हो गया, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को वाले काम आएगा अपने। तो s बराबर क्या हो गया 2/2 बराबर 1, तो मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 होगी, ठीक है ना। तो 2 × 1 + 1 बराबर क्या हो गया 3, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर कहते हैं इसको ट्रिपलेट बोलेंगे। इस तरह से आपको जो है वो बहुगता जो है वो कैलकुलेट करनी है। अगर आप इस तरह से D5 के लिए मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5, तो s बराबर क्या हो जाएगा 5/2। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2 × 5/2 + 1 बराबर 6, सेक्सटेट। अरे वाह, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सेक्सटेट, है ना। इस तरह से मल्टीप्लिसिटी। अब देखो इसका कैसा रूल है, कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं। तो अपन यहां पर ये कहते हैं जैसे D6 विन्यास है ना, D6 विन्यास। तो देखो D6 के अंदर अपन जानते हैं कि साहब सही वाला विन्यास जो है ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये हो सकता है। लेकिन अगर अपन इमेजिन करें तो अपन यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि साहब ऐसा भी एक विन्यास हो सकता है। अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये दो और ये हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी। तो देखो ये वाला तो बिल्कुल सही है कि साहब एक एक रोटी सबको मिली और उसके बाद है जो है ना नेक्स्ट छठी रोटी जो है वो इसको मिली। फिर अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि साहब इसके अकॉर्डिंग देखो 3 जने तो दाब गए और 2 भूखे रह गए। इसके अंदर क्या हुआ 2 दाब गए, 2 बच्चे भूखे, 2 बच्चे आधे दाब गए और 1 बच्चा भूखा रह गया, ठीक है ना। तो देखो कैसे अपन मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर s बराबर क्या हो गया 4/2 बराबर 2। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी बोले तो बहुगता कितनी होगी 2 × 2 + 1 बराबर 5। यहाँ पर s कितना होगा 0, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2 × 0 + 1 बराबर 1। यहाँ पर s बराबर कितना होगा 2/2 बराबर 1, तो यहाँ पर 2 × 1 + 1 बराबर 3। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहाँ पे है यहाँ पर, इसलिए ये गलत है और यहाँ पर ये गलत है। समझ आ गई भाई बात को, हाँ या ना, क्लियर है ना। तो मैक्सिमम अपन को क्या करना है, अपन को एक एक रोटी सबको खिलानी है, ठीक है, भूखा कोई नहीं रहे, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि एक पाउली अपवर्जन नियम की बात करते हैं अपन। पाउली अपवर्जन नियम, ठीक है ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने 2 स्टेटमेंट दिए, पाउली ने क्या कहा 2 स्टेटमेंट दिए। एक तो इसने कहा कि साहब एक एटम के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स का मान जो है वो सेम नहीं हो सकता। एक एटम के अंदर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अपने सेम अगर हो गई तो अपने क्वांटम नंबर्स का जितने भी ये सारी चीज़ें अपने पढ़ी ना वो सब फर्जी हो गई, 0 हो गई। क्योंकि डाकिया क्या ना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यही बात मैंने आपको सबसे पहले कही थी। तो इसने कहा कि एक एटम के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए किन्हीं 2
इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा इसने, ठीक है ना। और इसीलिए देखो वो चारों क्वेश्चन जो है वो अपने कहा था कि एक क्वेश्चन जिसमें अपने कहा था कि चारों क्वांटम नंबर्स दे रखे कितने इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है, तो एक के लिए ही है। दूसरा इसने कहा कि एक कक्षक में, देखो अभी ये कक्षक की पंचायत ही कर रहा है, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसने लिमिट लगाई कि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तथा दोनों विपरीत चक्रण के होने चाहिए। दोनों विपरीत चक्रण, बोले तो ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। मतलब अगर पाउली ये कहता है कि साहब अगर ये वाला है ना कंडीशन तो ये सही है और आपने ये कर दिया, खोटा है, क्या है, गलत है। अब देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले अपन यहां पर कहते हैं सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन को चेक कर लेते हैं अपन के चारों क्वांटम संख्या, ठीक है ना। तो देखो सोडियम का कितना है, 11, कितना है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये देखो ये दो यहाँ पर अपन कहते हैं ये 6 और यहाँ पर ये 1, ये 1s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, ये मान लो 3px हो गया, ये 3pz हो गया, बीच वाला z ही होगा, और यहाँ पर अपन कह रहे 3 क्या 2, टू पी एक्स 2pz 2py, और यहाँ पर ये क्या हो गया 3s हो गया, है ना। चेक कर लेते हैं अपन। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन। देखो n l m और s कितना होगा 1, l 0 m 0, s की वैल्यू प्लस हाफ, यहाँ पर कितना होगा 1, ये कितना होगा 0, m की वैल्यू 0, लेकिन s की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस हाफ। देखो 3 तो सेम हो सकती है, 1 अलग हो गई, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम 3 सेम हो सकती है और मिनिमम 0 सेम हो सकती है ना 0। एक कहीं का भी इलेक्ट्रॉन ले लो और एक कहीं का इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितनी सेम हो सकती है, 3 सेम हो सकती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ये 2, ये 0, ये 0, ये प्लस हाफ, ये 2, ये 0, ये 0 माइनस हाफ। अब देखो इसकी और इसकी बात करें, ठीक है ना, तो नीचे वाली 3 तो सेम है लेकिन ऊपर वाली एक अलग है। इन दोनों की बात करें तो नीचे वाली 3 सेम है, ऊपर वाली अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से, फिर अपन कह रहे हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा L की वैल्यू 1, यहाँ पर ये क्या -1 और ये प्लस हाफ, ये 2, ये 1, ये 0, यहाँ पर हाँ -1 सॉरी, यहाँ पर क्या होगा -1 और ये माइनस हाफ। इसी तरह यहाँ पर ये क्या होएगा 2, ये 1, ये 0 प्लस हाफ, 2, ये 1, ये 0, ये माइनस हाफ, ये 2, ये 1, ये +1, ये प्लस हाफ, 2, ये 1, फिर ये +1 और ये माइनस हाफ, ये 3, ये 0, ये 0 और ये प्लस हाफ। तो देखो आप कितने भी, अगर किसी में 100 इलेक्ट्रॉन भी है एक ही तत्व के, ठीक है ना, तो चारों क्वांटम संख्या का मान सेम नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 जो है वो सेम हो सकते हैं। ये बात जो है वो पाउली ने बताई। फिर इसने कहा कि एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों किसके हैं, विपरीत चक्रण के। तो देखो कैसे आएगा। एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन दे कि यदि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s7 हो जाए
हो जाए तो वो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। ज़्यादा स्थायी का मतलब मोर स्टेबल, ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, ठीक है। बट ये किस नियम से, नियम बोले तो रूल से असंभव है। तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि साहब ये पाउली के नियम से असंभव है, क्योंकि पाउली क्या कहता है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन, विथ ऑपोजिट स्पिन, ठीक है ना। इसी तरह ये क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये कहता है कि साहब 1p 2d 3f क्यों पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन यहाँ पर कहते हैं कि इनके लिए देखो n की वैल्यू कितनी है और l की वैल्यू कितनी है। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, 2 2 3 3। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, इनकी n एंड l की वैल्यू सेम है, की वैल्यू सेम है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज l की वैल्यू n से छोटी हो सकती है, छोटी ही हो सकती है, नॉट इक्वल नॉर ग्रेटर, ना तो बड़ी हो सकती है, ना ही क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब अपन यहाँ पर एग्जामिनर जो है ना वो एक क्वेश्चन की बात करता है, क्योंकि भैया जो है ना वो ये कहता है कि कौन सा सेट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सही है और कौन सा गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं, क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है एंड गलत है, और गलत है तो कौन से रूल्स हैं, कौन से रूल्स हैं। तो देखो यहाँ पर की पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ वापस से, वैसे तो मैंने बता दिया सारा। की पॉइंट्स, फर्स्ट, पहले लोअर n प्लस l में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना। ये कौन कहता है, या तो ऑफ बो कहेगा या फिर n प्लस एल रूल कहेगा। n प्लस एल नहीं लिखा होगा, ऑफ बो लिखा होगा वहाँ पे। दूसरा, उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में पेयरिंग होगी, यह कौन कहता है, हुंड कहता है। तीसरा, पाउली क्या कहता है, कक्षक में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन, ठीक है ना। ये पॉइंट है। अब देखो ये तो आपके पास है 2s और ये आपके पास 2p, ये एक डब्बा और ये 3 डब्बे हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ऐसे दे देगा 2s और 2p, और ये कहेगा कि भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है। गलत है तो क्यों गलत है। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं, ये मैंने की पॉइंट्स आपको दे दिए। देखो इलेक्ट्रॉन n प्लस एल रूल या वो कहता है कि पहले तो 2s का पेट भरेगा, और 2s का जब पेट भर जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है, ठीक है ना। अब ये छोटे बच्चे का पेट भर जाएगा तो उसके बाद आप जो है वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, उच्च ऊर्जा वाले में, हायर एनर्जी वाले में जाएगा, डेट मीन्स 2p में जाएगा। अगर छोटे बच्चे का पेट खाली रह गया लोअर एनर्जी वाले के, और बड़े बच्चे के पास या पापा जी के पास रोटी चली गई, तो मामला गड़बड़ है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब अगर रोटी नहीं बनी, एक पापा है और 2 बच्चे हैं, अगर
रोटी नहीं बनी है और रोटी बना रही है तो पहले बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, फिर पापा को खिलाया जाएगा। और बच्चे भी दोनों समान ऊर्जा के हैं तो दोनों को एक एक रोटी मिलेगी, ठीक है ना। तो 2s का पेट भर गया और 2p में आया इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब n+l के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। फिर इसने कहा कि साहब एक एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब हुंड के अकॉर्डिंग सही है। फिर पेयरिंग हुई, इसका मतलब ये हो गया हुंड के अकॉर्डिंग सही है। और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों ऑपोजिट स्पिन गए, इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये सारे रूल से सही है। ये वाला देखो, बच्चे का पेट, बच्चे को एक रोटी मिली और पापा को रोटी मिल गई, ठीक है ना, इसका मतलब ये ऑफ पो के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है ना। प्लस अब हुंड देखो, एक एक रोटी पहले गई समान चक्रण की प्लस प्लस हाफ की, ठीक है ना। और फिर अपन यहाँ पर कहते हैं कि पहले वाले वापस पहले वाले का चक्रण हुआ, इसका मतलब हुंड के अकॉर्डिंग सही है। पाउली कहता है कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, दोनों विपरीत स्पिन के, इसका मतलब पाउली के अकॉर्डिंग भी सही है। तो ऑफ बो के अकॉर्डिंग जो है वो ये क्या है, गलत है। अब इसकी बात करो, ये खाली रह गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसका मतलब ऑफ बो हो गया। ऑफ बो की जगह n+l भी हो सकता है। फिर अपन ये कहते हैं देखो एक एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। फिर अपन यहाँ पर कहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इसका मतलब समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके बाद पेयरिंग हुई तो इसका मतलब हुंड के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है ना। हुंड ये नहीं कहता कि दोनों जो है वो विपरीत चक्रण के होने चाहिए, पाउली कहता है। फिर पाउली ये कहता है कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ठीक है, लेकिन दोनों ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, लेकिन ये समान चक्रण के हो गए तो इसका मतलब पाउली के अकॉर्डिंग ये गलत है। यहाँ पर ऑफ पो के अकॉर्डिंग प्लस हुंड देखो यह भर गया और यह भूखा रह गया, समान चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो हुंड के अकॉर्डिंग भी गलत हो गया। और देखो पाउली कह रहा है कि ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, इसका मतलब ये पाउली के अकॉर्डिंग भी गलत हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों n+l के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये सेम n+l के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो है वो अपन कह रहे हैं हुंड के अकॉर्डिंग भी सही है, सिर्फ पाउली के अकॉर्डिंग गलत है। ये देखो n+l का रूल आ गया यहाँ पर, या n+l को मैं ऑफ पो कह दूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो समान चक्रण का नहीं गया, ऑपोजिट स्पिन, इसको तो चुपड़ी हुई रोटी दे दी और इसको बिना चुपड़ी हुई दे दी, तो हुंड के अकॉर्डिंग भी गलत हो गया। और अपन कह रहे हैं पाउली क्या कहता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों विपरीत चक्रण के, इसका मतलब पाउली के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ये वाला n+l के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ऑफ पो, ठीक है ना। ये वाला देखो ऑपोजिट स्पिन आ गया तो हुंड के अकॉर्डिंग गलत है, और समान चक्रण के आ गए तो इसका मतलब पाउली के अकॉर्डिंग भी गलत। ये अगर की पॉइंट्स अगर आपको ध्यान है तो 100 क्वेश्चन बनाओ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, हुंड जो है वो इस तरह से आपको बात करता है, ठीक है ना। अब अपन एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जामिनर अगर आपको ये कहते हैं कि P में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हुंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि प्लस हाफ वाले को 6 से दर्शाया जाए, 6 से दर्शाया जाए, एंड माइनस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन को 9 से दर्शाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होगा, ठीक है, जो भी है। तो देखो P में हुंड के अकॉर्डिंग का इसने है ना, बाकी किसी के रूल की धज्जियां उड़े तो अपन को कोई मतलब नहीं। हुंड कहता है कि पहले अगर सीधा सीधा मुंह वाला गया तो सब में सीधा मुंह वाला जाएगा और फिर नीचे आएगा। हुंड तो ये भी कहता है कि समान चक्रण का जाना चाहिए, इसका मतलब ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटी हुंड के अकॉर्डिंग तो सही है। तीनों रूल्स अगर बाय डिफॉल्ट अपन पहला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ से भरते हैं, तो देखो प्लस हाफ वाला क्या है 6, फिर 9, फिर 6 और फिर 6, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 6 9 9, ठीक है ना। एक वो भी है आपको अर्धपूरित पूर्णपूरित, वैसे तो सिलेबस में नहीं है फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर अर्धपूरित 2 मिनट लगेंगे, अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, ये लास्ट स्लाइड है। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड
एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये कहता है कि साहब D5 जो है वो मोर स्टेबल है D4 एंड D6 से। क्यों है? तो आंसर क्या है? D5 में हाई एनर्जी ऑफ एक्सचेंज पाया जाता है। कैसे? यहाँ पर हाई एनर्जी का मतलब यहाँ पर है पूर्ण पूरित कक्षक पूर्ण पूरित से व अर्धपूरित कक्षक की बात करें ना, अर्धपूरित कक्षक अर्धपूरित से हाफिल्ड से एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। 1 2 3 4 5 4 2 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब देखो कैसे ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है और इसके साथ कर सकता है। तो 4 तो यहाँ हो गए, ठीक है ना, 4 यहाँ आ गए। फिर ये वाला नंबर ये इसके साथ और इसके साथ कितना हो गया? 3 हो गए। उसके बाद ये वाला जो है वो इसके साथ और इसके साथ कितने हो गए? 2 हो गए। और ये वाला जो है वो इसके साथ कितना हो गया? 1। भाई ये वाला चारों के साथ कर सकता है, ये वाला भी चारों के साथ कर सकता है, लेकिन इसके साथ ये एक्सचेंज हो चुका है तो अभी आगे वालों के साथ करें। ये वाला भी चारों के साथ कर सकता है, लेकिन इन दो के एक्सचेंज यहाँ ऊपर और इस पीले वाले में काउंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज कितने हुए? एक्सचेंज कितने हुए भाई? 10। यहाँ पर कितना होगा? 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। टोटल कितना हुए? 6। अब देखो ये वाला किसी के साथ नहीं कर सकता तो इसके अंदर भी कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर मोर हाई एक्सचेंज एनर्जी पाई जाती है, ठीक है ना। तो हाई एक्सचेंज हो गई एनर्जी, तो एनर्जी ज़्यादा लॉस हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। और D5 से भी ज़्यादा स्टेबल कौन है? D10, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण पूरित का जो है वो अपन कहते हैं एक्सचेंज जो है वो होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए अपन ने क्वांटम नंबर्स की लास्ट टॉपिक में बात करी थी, उसके बाद अपन ने बात करी किसकी? यहाँ प्रिंसिपल्स की, N+L ऑफ पो और हुंस की, ठीक है ना, पाउली की। दोनों ही बड़े टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सवाल जरूर आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन कम से कम। उसके बाद नेक्स्ट अपन जो है वो अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अपन कर ही चुके हैं कि भाई शर्मा प्रकाश शर्मा। फिर भी मैं आपको कुछ एक अपवाद वगैरह भी होते हैं तो उनकी भी बात अपन को करेंगे, S की, P की, D की और F की, पीरियोडिक टेबल पढ़ने के साथ। फिर अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हर एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हुए। फिर अपन को क्या, अगर आपको 1 मिनट के अंदर एटॉमिक नंबर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे उसकी बात करेंगे अपन। और फिर अपन पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए इस पूरी यूनिट को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, हालांकि काफ़ी बड़ी भी है, ठीक है ना। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।